वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि इसके तहत हम लोग फिर वैसे ही व्यवस्था में पहुंच जाएंगे जब देश में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते थे। आपको बताते चले कि 1951 से 52 के पहले आम चुनावों से लेकर 1967 के चौथे लोकसभा चुनावों तक ये व्यवस्था रही थी। लेकिन बाद में कहानी बदल गई और अब कहा जा रहा है कि कोविंद कमेटी की सिफारिशें लागू करने के बाद फिर से पुरानी जो छूटी हुई व्यवस्था है उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन क्या ये मौजूदा दौर में इतना आसान होगा जितना कि कहा जा रहा है? कहीं ये पूरी कवायद आधी हकीकत आधा फसाना जैसी कहावत ना बनकर रह जाए। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेंद्र जी और हम आपको लिए चलते हैं जहां जो है वो इस मुद्दे पर जो है पूरे तरीके से हमें बताएंगे कि आखिर नेताओं का क्या कुछ कहना है और जमीनी हकीकत पर, जमीनी पटल पर इस समय क्या कुछ चल रहा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मध्य प्रदेश से राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार केंद्र की ओर से अब प्रस्ताव को जैसे ही कैबिनेट में मंजूरी मिली उसके बाद जो केंद्र सरकार के तमाम नेता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन वो देश के विकास के लिए बेहद ही अच्छा कदम होगा। क्या है जमीनी हकीकत और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है, बताएं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है भारत में पहले भी लागू थी और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई है तब से इस मुद्दे को उन्होंने जो है तरोताजा किया और लगातार इस पर काफी 10 सालों के प्रयास के बाद जब एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो उसको अब जो है कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में इसको भी प्रस्तावित कराना बाकी है। इसी विषय पर हमारे साथ घुमक्कड़ जाति जनजाति आयोग के जो है अध्यक्ष हैं यहाँ पर बाबूलाल बंजारा जी और साथ में हमारे साथ है बीएल सिसोदिया जी जो कि एक वरिष्ठ नेता है। ये पूर्व अध्यक्ष हैं घुमक्कड़ जाति जनजाति के और ये वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे साथ बाबूलाल बंजारा जी। इनसे जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर इनकी क्या राय है, इससे क्या फायदे होंगे और इससे जनता को क्या बेनिफिट होगा और सरकारों को क्या फायदा होगा। इन सारे मुद्दों पर हम इन दोनों से यहाँ पर चर्चा करने के लिए आज हमने इनको बुलाया है। तो बाबूलाल बंजारा जी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम लागू किया जा रहा है उस सिस्टम से क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान होंगे? बेनिफिट तो वन इलेक्शन से ये होगा कि हमारे जो भारत में जो गरीब वर्ग के लोग हैं जैसे दिल्ली, कर्नाटक, केरल, ऐसे बम्बई में यूपी के क्षेत्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, ये मजदूरी करते गरीब वर्ग। तो इन वर्गों के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अध्ययन किया कि इन वर्गों को कैसे लाभान्वित किया जाए, ताकि इन लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ताकि आचार संहिता लग जाती है तो अधिकारी वर्ग उस आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है और उल्लंघन करने का मतलब ये रहता है कि लोगों का काम रुक जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर लोगों को वर्गों को लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कई जो शासन स्वीकृति लेटर जारी करती है, कोई आवास योजना है, ऐसे कई वर्गों के लिए लाभ मिलता है, स्वरोजगार योजना है। ऐसी योजना जब आचार संहिता लग जाती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनने इस बात का मंथन किया कि इन वर्गों को कैसे छांटा जाए और अच्छा काम करना और जनहित सेवा करना है तो इन वर्गों को लाभ मिल सकता है। इसी विषय पर जो है हमारे साथ यहाँ बीएल सिसोदिया जी हैं, इनसे भी जानते हैं इससे किस तरीके से इसका जो प्रभाव पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन का। इसका प्रभाव ऐसा है, सबसे बड़ी तो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं सबसे ज्यादा फायदा उनको मिलेगा।
क्योंकि सरकार हमारे जनहित के लिए जो काम कार्य कर रही है और हमारे समाज को जो लाभ पहुंचा रही है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट तो गरीब वर्ग और समाज को मिले। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, या किस दृष्टि से जो है ये जो पूरा मतलब इससे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को ये फायदा होगा कि जो आचार संहिता वगैरह लग जाती है, जिसमें हमारे कई कार्य ऐसे काम रुक जाते हैं जो समाज को लाभ नहीं ले पाती, वो काम हमारी सरकार की जो समीक्षा है जिसको वो आगे लेके बढ़ा रहे हैं, वो समीक्षा से सभी को लाभ मिलना है और सरकार हमारा बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और आगे बढ़ावा दे। राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका यही कहना है कि ये जनता के लिए जो है बेहद ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गिनाया कि आचार संहिता के दौरान भी जो है तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार केंद्र की सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। हालांकि आपको बताते चले कि केंद्र के जो तमाम नेता हैं, या फिर कहा जाए कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, वो इस कवायद में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से जो विपक्ष जिस तरीके से अभी विपक्ष की पूरे तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है और पूरा तरीके से इसका विरोध कर रहा है, तो वो विरोध न कर उनको सहयोग करे और साथ ही साथ उनको इस प्रस्ताव पर मंजूरी दिलाने में जो है वो स्वीकारी मिल सके। तो ये तमाम कवायद जो है वो इस समय केंद्र की ओर से लगाई जा रही हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो खास तौर पर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से आगे आने वाले समय में जो चुनाव की एक प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी और जिससे कहीं हद तक जो है वो पैसे के साथ साथ समय को भी बचाया जा सकेगा। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से लगातार इस पर कटाक्ष कसा जा रहा है, जिसमें अगर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बात की जाए तो उन्होंने तमाम तरीके की बातें बताई और जिसकी वजह से लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका दौर जो है अभी भी जारी है। एक बार फिर से हम राजेंद्र जी की ओर चलते हैं। तो राजेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार तो कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका आगे आने वाले समय में निभाएगा, लेकिन क्या ये केंद्र के लिए आसान रहा होगी, क्योंकि विपक्ष पूरे तरीके से पुरजोर के साथ इस मुद्दे पर विरोध कर रहा है। राजेंद्र जी, देखिए, अगर मैं अपनी राय रखूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा, क्योंकि इसका जो सीधा सा फायदा जो होना है वो सरकारों को होना है, क्योंकि इसमें जो सरकारी जो बल प्रयोग किया जाता है या सरकारी सेवाएं जो ली जाती हैं अधिकारियों की, वो उसमें समय बचेगा और सरकार का जिससे राजस्व भी जो है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो 2 बार चुनाव जो होता है जो उसमें सरकारों का खर्चा होता है वो बच जाएगा। तो इसी चीज पर जो है हमारे साथ बाबूलाल जी यहाँ पर हैं, BL सिसोदिया जी हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा होगा। तो सिसोदिया जी, आप ये बताइए कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो होना है, सरकार ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सरकार ने उसको कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी है, इससे जनता को क्या फायदा होगा, जनता जो है इससे कैसे सीधे जुड़ेगी? जनता का अक्सर ऐसा है कि वो इसलिए जुड़ेगी क्योंकि जो सरकारी काम काज है वो किसी तरह से हमारे आचार संहिता समझिए उसके कारण रुक जाते हैं। जो कर्मचारी हैं हमारे छुट्टी या वो जो चुनाव में लग जाते हैं, उसकी वजह से हमारी जनता को एक बड़ी दुखदाई और परेशानी उठाना पड़ती है। और इस बीच में ये चुनाव जो है दोनों माध्यम को लेके और एक विषय रखा गया है, उससे हमारे गरीब वर्ग के लोग जितने भी हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी दहाड़ी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो उनको पूरा कामकाज मिलेगा और वो लोग पूरे अपने काम में लगे रहेंगे। और विषय जो चुनाव है हमारा, वो तो हमारा जो 2 माध्यम में रखा है था, तो उसको एक माध्यम में लेके सरकार जो सुझाव ले रही है वो बहुत अच्छा निर्णय गरीब वर्ग के लिए हमें फायदा पहुंचे। इसमें बाबूलाल जी, आपकी क्या राय है, किस तरीके से जो है इस चीज को हम देख सकते हैं, किस तरीके से इससे गरीबों को लाभ मिलेगा या आम जनता को लाभ मिलेगा? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता भी थोड़ी सी जो है वो इस सोच में पड़ी है कि इससे सरकारों का फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा। तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कि जनता को क्या फायदा होगा? हमने देखा, मैंने जब प्रवास किया, बंबई दौरा था,
तो उस दौरे के टाइम पे ट्रेनें फुल थी और चुनाव के संबंधित वो मजदूरी करते थे बेचारे लोग, तो उनका मतदान तो करना जरूरी है, सरकार बनाने का कार्य उनका। जो चीजें मैंने देखी रेलवे स्टेशन पे, बोगी भरी पड़ी रहती है, बसें भरी पड़ी रहती है, तो आने जाने का किराया भी वंचित रहता है। एक वन इलेक्शन में ये लाभ मिलता है कि वो मजदूरी छोड़ के मतदान करने के लिए बेचारे गरीब वर्ग के लोग आते हैं। जैसे यूपी वाले लोग बहुत है वहां पे, बम्बई में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो ये वर्ग को अच्छा लाभ मिलेगा कि वन इलेक्शन में ये लाभ मिलता है कि जैसे आचार संहिता लगती है तो उस आचार संहिता में उनके जो कार्य रहते हैं वो पेंटिंग हो जाते हैं। अधिकारी वर्ग भी बेचारे वो भी लोग तैनात रहते हैं, पुलिस प्रशासन है उनको ड्यूटी लगाना पड़ता है, पीठासीन अधिकारी को ड्यूटी लगाना पड़ता है। तो ये तो अच्छा लाभ है, अच्छे जनहित सेवा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी भाई जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, ऐसे वरिष्ठ लोगों ने इस का मंथन किया कि अपन आगे इस चीजों का मुद्दा बनाएंगे तो इन गरीबों का उत्थान होगा। तो उसलिए अच्छा काम है, अच्छी सरकार काम कर रही है, तो अच्छा गरीब वर्ग को लाभ भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल बंजारा जी और वीएल सिसोदिया जी, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर हमें ये सभी जो जानकारियां दी हैं कि इससे जनता को क्या फायदा होगा और इससे राजनीति को क्या लाभ होगा, सरकारों को क्या लाभ होगा। तो इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन पर जो विपक्ष जो दावे ठोक रही है, वो सारे दावे किस तरीके से अब भाजपा सरकार जो है ठोके साबित करती है, और ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कार्ड जो खेला गया भाजपा द्वारा, ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं राजेंद्र सिंह जागोर, आर्या न्यूज के लिए भोपाल से। तो जिस तरीके से आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से राजेंद्र जी ने भी बताया कि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात की जाए या फिर नेताओं की बात की जाए, तो उनकी ओर से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को यदि जनता के पटल पर उतारा जाता है, पूरे तरीके से उसे जमीनी स्तर पर यदि उतारा जाता है, तो ये बेहद ही लाभकारी जो है वो साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से साल भर चुनाव चलते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है सरकारों को भी राहत मिलेगी, राज्य कोष को भी राहत मिलेगी, और साथ ही साथ जो जनता जिस तरीके से पूरे साल भर चुनावों में जो है वो अटकलें बनी रहती हैं, कभी चुनाव में मतदान करने की, तो तमाम तरीके की ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि इन सब चुनावों में निभाई जाती हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं इन पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ एक बार ही इन सभी का जो निपटारा है वो हो जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि ये जो इस मुद्दे पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर है। वहीं फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर दलित बस्ती के उपभोक्ता और बिजली विभाग आमने सामने आ गए, तो वहीं स्मार्ट मीटर का विरोध करने के बाद बिजली विभाग के द्वारा गांव की पावर सप्लाई को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। पावर सप्लाई को बंद होने से नाराज बिजली उपभोक्ताओं ने बिहार के नीतीश सरकार के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और महिलाओं का आरोप है कि कर्मियों के द्वारा तानाशाही रवैये अपनाते हुए जबरन घर में घुसकर मीटर लगाया गया और साथ ही साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी के साथ बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। पूरा मामला भोरे प्रखंड के भोरे पंचायत स्थित बसदेवा उत्तर टोला दलित बस्ती का बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में दोनों तरफ से स्थानीय थाने में आवेदन दिया गया है। तो वहीं इस मामले में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सुदीप कुमार से तो उन्होंने बताया कि अडानी के मीटर लगाने को लेकर जो है हमारे कर्मी गांव में आए थे और जिसके बाद गांव के लोगों के द्वारा विरोध किया गया, कर्मियों से भी बदसलूकी की गई। परेशानी है। क्या दिक्कत क्या है? स्मार्ट मीटर से दिक्कत ही है कि इसका बिल ज्यादा आएगा, इतना हम लोग भर नहीं पाएंगे। हम लोग मजदूरा आदमी हैं, गरीब गुरबा आदमी है, कहाँ से इतना हम लोग बिल भरेंगे। सरकार तो कह रही है कि आप जितना बिजली जलाएगा उतना ही बिल आएगा, इसीलिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसका ज्यादा आएगा, डिजिटल मीटर है ना, इसका ज्यादा बिल आएगा। 60 सर्किट कहीं करेगा तुरंत पैसा उड़ जाएगा। हम लोग देहात में हैं
हम लोग को पलानी का टाटी का घर है, कहीं भी सट जाएगा ज्यादा बिल आ जाएगा, 60 सर्किट करेगा तुरंत पैसा उड़ जाएगा। अगर बिजली विभाग स्मार्ट मीटर नहीं हटाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग उखाड़ेंगे, सीधा ले जाकर के पटक देंगे, फोड़ देंगे। मीटर निकाल दी लोग, मीटर निकाल दी लाइन देता न कोई एक घर न कुछ पावली बाटा सबका खातिर रखिए मुझे रखना सुझा खातिर कहाँ से गरीब कहाँ से पैसा दी लोगों लोगन तो हम ना तो फोन दे ना तो इनका दी लोग हमारा जॉब नहीं चला। तो वो तो पुलिस वाला कहता है कहाँ का ये पुलिस का हमारा डर वाली बा, हमारा डर ना करे पुलिस का। गरीब का अमीर का लगाने में कि ये टिकट पर अरे फुलौता ना तो में पैसे हमें परमिशन कमाए वही में 2 पैसा के बढ़ा के दे लगाना उनको ना का दे। कितना लोग आई रहे मीटरवा लगावे रउआ गौवा में? 25 आदमी काला ना 25 आदमी से कम नहीं। रउआ मोबाइल चले ले मीटर से क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि कहाँ से के देव जा मजदूरी करे वाला आदमी बन जा। तो इसके लिए आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? पहिल का जौन एथी बा 53 आदमी के लगल बा, 53 आदमी के माने स्मार्ट मीटर बैठ गए। हमनी का जैसे लाइन जल रहा है आप लोग के यहाँ? जब लग गई हमनी का रिचार्ज नहीं की करत नहीं थे, आटे जुड़े वाला लाइन बंद हो गई। और का अब हमनी का चाहता नहीं जा जो हमनी से ही बर्पाई चली। आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमनी का चाहिए जो जौन पुरानका बैठा रहा मीटर, हमनी का जाना लाइट जाना संस्था का बन हमनी का वो चाहिए। हमनी का कहाँ से गिरहती में से लिया के हमनी का एकर बिल भराई जो हमनी का भर सकता नहीं जा। आ किया जा गरीब अमीर जा देहात पर बा, सब लोग गरीबे जा बैठल बा, लेकिन रह गई कि ई हमनी का कैसे भर सकता जा। आ सरकार जैसे जब मानू जो इहो बात बा जो हमनी के जबरदस्ती से हर काम ना हुई तो ये बताई कि जो इतना लंबा दुनिया छोड़ के आ ये बस देमा में कैसे आके आप बैठ गए, तो हमनी की मान के नहीं थे कि जो जौन भी साझा करे हेजा बैठी तो हमनी से नहीं खे चले। हमनी का ही बताई लो कि जो हमनी का क्या ना चली रोबो सकता इंसान है लो सभी बात जानता हमनी का कमाए लेकिन हमनी का ये मीटर में भर के जी। अच्छा, ये बस्ती के लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं ये कर तो सब मजदूर लोग है और लोग का में झूठ बोला के बाद आप लोग सरकार के किस कोटा से आते हैं? आप लोग बीपीएल के आप लोगों को सरकार के द्वारा अनाज मिलता है? ये जो पहले जो बिजली सप्लाई आप लोग के यहाँ लगा था, बीपीएल का जो कनेक्शन लगा था, वो सब लोगों का कनेक्शन वही है कि इसमें एपीएल के लोग भी हैं? और यार जमा से बाहर आधा लोग हमनी नहीं चाहिए। हमनी के ये स्मार्ट कार्ड ना चाहिए, हमनी के खाली जौन पहिलका रहल उहे चाहिए। हमनी के ना तो तूर देव जा ओकरा के फोड़ देव जा, हमनी के ना चाहिए। हमनी कहाँ से भरेब जा, हमनी के ओकरा के फोड़े के बाद तूरे के बाद हमनी के ना चाहिए। हमनी के पुरान के चाहिए, हमनी के उकुल ना चाहिए। हमनी के ये चाहता जा हमनी के पुरान का रहल पुरान के चाहिए, नौका हमनी के ना चाहिए। का होई हमनी से ना भरा पाई, हमनी के ये चाहता नहीं जा। हमनी के ये कुल कहे के सुना तन जा कि हमनी के उकुल ना चाहिए। हमनी के कुछ भी होई तक हमनी के तूर देव जा फोड़ देव जा, हमनी के सीओ के आगे ले जा हमनी के ना चाहिए। हमनी के ये कहे के चाहता जा हमनी के ना चाहिए। आपके गांव में कितना आदमी को मीटर लगा है? 53 आदमी के गाँव में 53 आदमी के मीटर लागल बा। कुल हमनी के ना चाहिए। हमनी के ये कहे के चाहता हमनी के कुल ना चाहिए। हमनी के जितना खर्चा लगा है उतना हमनी के पुरान के चाहिए। हमनी के नौका ना चाहिए। हमनी के तूर देव जा ओकरा के फोड़ देव जा, ईंटा से मार के फोड़ देव जा, जैसे हो वैसे मार के तूर फाड़ के हमनी के ले जाए जा। हमनी के कुल ना चाहिए। कुछ पुलिस दरोगा ने कुछ भी कर ले हमनी के ना चाहिए तो ना चाहिए। जेल में जाए स्मार्ट गैस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।